नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम प्रयत्न संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि इसके पहले जो भी वीडियो था उसमें हमने महाश्य सूत्र, विचारा स्थान, इन सारे विषयों पर चर्चा कर लिए हैं और उनसे बनने वाले प्रश्नों पर भी। अब देखिए, जो महाश्य सूत्र में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, उन स्वर और व्यंजन वर्णों के दो स्थान होते हैं। एक होता है उच्चारण स्थान और एक होता है प्रयत्न स्थान। तो उच्चारण स्थान से संबंधित दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो दूसरा स्थान है प्रयत्न स्थान, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले पद आता है प्रयत्न। यह प्रयत्न क्या है, किसे हम कहेंगे प्रयत्न? तो प्रयत्न के संबंध में अगर हम बात करें तो प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास करना या चेष्टा करना। प्रयास या चेष्टा को ही क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हम अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हों, चाहे हम खेती बाड़ी करते हों, कुछ भी काम यदि आप कर रहे हैं तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक चेष्टा करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है। वैसे ही इन वर्णों का उच्चारण करने में, इन वर्णों को बोलने में भी प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, चेष्टा किया जाता है। तो इस प्रयास या चेष्टा को ही क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न का परिभाषा यही बना कि जब वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम जो प्रयास या चेष्टा कर रहे हैं, वही वर्णों का प्रयत्न स्थान कहलाता है। तो वर्णों को बोलने के लिए जो चेष्टा या क्रिया की जाती है, उसी चेष्टा या क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। यह मूल परिभाषा बन जाती है। अब ये होता कि यह प्रयत्न कितने प्रकार से किया जाता है। तो प्रयत्न के संबंध में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, यत्नो द्विधा। प्रयत्न को यत्न भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा यत्नो द्विधा। यत्न माने भी प्रयास करना होता है, प्रयत्न माने हो जाएगा तो प्रविशेष आ गया, तो विशेष रूप से प्रयास करना ही क्या है, प्रयत्न है। अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि यत्नो द्विधा, अर्थात यह जो यत्न होता है वह द्वि मतलब होता है दो, और धा का मतलब होता है प्रकार, और यत्न का होता है प्रयास या चेष्टा। अर्थात वर्णों को बोलने के लिए, वर्णों को उच्चारित करने के लिए दो प्रकार से यत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। दो प्रकार से प्रयास किया जाता है, इसीलिए यत्नो द्विधा। यह प्रयास, यह यत्न दो प्रकार का होता है। अब वह कौन से दो प्रकार हैं? तो दो प्रकारों के क्रम से नाम है। एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के। जो बताया कि यत्न दो प्रकार के, एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। अब आभ्यंतर क्या है, बाह्य क्या है, इसके विषय में देखिए। तो आभ्यंतर की जब बात आती है तो आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर या आंतरिक प्रयास। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर से कर रहे हैं, अर्थात जब हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारा जो वायु होता है वह नाभि से शुरू होता है उठना, और हृदय के पास आता है, फिर कंठ के पास आता है, फिर मुख में आता है, फिर बाहर आता है। तो नाभि से लेकर के मुख के अंदर की जो चेष्टा है, जो क्रिया है, जो प्रयास किया जा रहा है, उसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनको आप क्लियर करिए कि जब वो बात आपसे करते हैं तो उनकी नाभि के पास एक कंपन होता है। जब वो बोलने के प्रयास करें तब यहाँ कंपन होगा। तो इससे क्लियर हुआ कि प्रयास देखो यहाँ से हो रहा है। तो यही यहाँ से लेके मुख के अंदर का जो भी प्रयास है, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, आभ्यंतर
प्रयत्न हो जाएंगे। और जब वही ध्वनि, वही वायु जब मुख के बाहर आ जाती है, तो मुख के बाहर का जो हम परीक्षण कर रहे हैं, जो मुख के बाहर हम जांच कर रहे हैं कि वर्ण घोष क्या मतलब भयंकर आवाज़ के साथ निकली है या कम आवाज़ के साथ निकली है, ज़्यादा वायु के साथ निकली है, कम वायु के साथ निकली है, जो उसका जो परीक्षण कर रहे हैं, अथवा जो वायु या अथवा ध्वनि जो बाहर निकल गई है, तो बाहर वाली जो क्रिया है, जो प्रयास है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न। किंतु नाभि से मुख के अंदर की जो चेष्टा क्रिया है, उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अतः अब हम बात समझ गए। ये समझ लीजिए कि बोलने के पूर्व की अवस्था है आभ्यंतर, और जब बोल दिए तो बोलने के बाद की प्रक्रिया है बाह्य प्रयत्न। ऐसे समझो, बोलने की पूर्व अवस्था, वर्ण की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था आभ्यंतर प्रयत्न है, और वर्ण की जब उत्पत्ति हो गई है उसकी बाहरी अवस्था क्या है, बाह्य अवस्था क्या है, तो बाह्य प्रयत्न है। तो इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्न का लक्षण बन जाता है कि वर्णोत्पत्ति वर्णोत्पत्ति प्राक अवस्था, आभ्यंतर, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति की पूर्व की अवस्था, अर्थात मुख के अंदर, नाभि और मुख के अंदर की जो पूर्व की यह अवस्था है, इसी को क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जब भी हम वर्ण को भूलेंगे तो उस वर्ण की उत्पत्ति में बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के पहले ही प्राकमान पहले की जो अवस्था है, जो क्रिया है, जो चेष्टा है, उसी को हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। अब यह जो आभ्यंतर प्रयत्न है, यह 5 प्रकार का हो जाता है। अर्थात मुख के अंदर की जो चेष्टाएं हो रही हैं वह 5 रूपों में होती हैं, 5 प्रकार से होती है। तो इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न को 5 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का हो जाता है। तो पहले चलिए चर्चा हम कर लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न का, कौन 5 हैं। तो देखिए, पांचों का नाम हम क्रमानुसार, इसको आप लिखते रहेंगे, आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, कलम कापी लेके बैठिएगा। ठीक, देखते हैं। अब देखिए, अच्छा, ये जो 5 प्रकार है आभ्यंतर का अथवा बाह्य का 11 प्रकार है, इसको याद करने का एक आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, जिससे एकदम आसानी से हमेशा, क्योंकि प्रश्न नॉर्मली तो यही बन जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर की यदि हम बात करें, आभ्यंतर और एक है बाह्य, एकदम आसान है, कभी नहीं आप भूलेंगे। देखिए, आभ्यंतर में सीधा सीधा देखिए तो 4 वर्ड एकदम सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक हो गया आ, एक हो गया य, एक हो गया त, और एक हो गया र। तो 4 वर्ड तो ऐसे हो गए। फिर यहाँ पर देखिए भ आधा है और यहाँ न आधा है, तो आधा भ और आधा न, अगर इन दोनों मिलाएंगे एक हो जाएगा। तो मिला के 1 2 3 4 और 5। इसी 5 वर्णों के आधार पर हम बता देंगे, हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आभ्यंतर पद को आपको देखना है, उनके वर्णों को गिन लेना है, उन्हीं के आधार पे आप बता देंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आ, य, त, र 4 हो गए, आधा भा आधा न, दोनों मिला के 1 अर्थात 5। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार। एकदम आसान तरीका है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। बाह्य प्रयत्न में देखिए 11 प्रकार का जो हम बताए हैं, तो बा में ही देखिए यहाँ 11 दिख रहा है। बा में क्या है, तो देखिए बा ऐसे लिखे हैं, बा, इस ब को यहाँ मिटा देंगे अगर हम, तो यहाँ 11 दिख रहा ही नहीं, इसी से हम पकड़ लेंगे, एकदम आसान है। इसी बात से ही क्लियर कर लेंगे कि यह बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है? 11 प्रकार का है। ठीक, तो ये तो हो गया प्रकार की बात, जिसको आप आसानी से याद कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे प्रश्न में आप देखेंगे तो उसी को क्लियर कर लेंगे तो आप आंसर बता लेंगे। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से हैं, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए,
इसमें भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं कि स्पृष्ट ईसत गुण संधि, तो स्पृष्टे सत ईसत ईसत स्पृष्ट, फिर ईसत विपरीत, फिर गुण संधि ईसत द्विवृत, ईसत विपरीत हो गया, फिर क्या आता है विवृत, फिर आता है संवृत, फिर बन जाएगा भेदांत। देखिए यहाँ हो गया स्पृष्ट, पहला वाला भेद, यहाँ से गुण संधि हो जाएगा यहाँ तक दूसरा, फिर यहाँ गुण संधि है यहाँ तक तीसरा, फिर यहाँ विपरीत है चौथा, फिर यहाँ संवृत है तो पांचवा। भेदांत पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, रामाद बालकात, तो वैसे बने भेदांत। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, देखिए यहाँ है स्पृष्ट, ई नहीं कहेंगे, आधा स है, स्पृष्ट, स्पृष्ट प्लस ईशत स्पृष्ट। अब इस अ और ई में क्या हो जाएगा गुण संधि बन जाएगा स्पृष्टे स्पृष्ट, फिर यहाँ बन जाएगा आपका ईशत विवृत, फिर ई और मिलके ए, फिर बनेगा विवृत अलग से है और संवृत भी अलग से है। तो ये देखिए आपका ये पहला हो गया भेद, स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईशत विवृत विवृत और संवृत। तो इन्होंने इस वृत्ति में लिखा कि यह जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट ईशत विवृत विवृत और संवृत के भेद से, भेदांत भेद से, भेदांत पंचमी है तो भेद से 5 प्रकार का होता है। ठीक, अब क्रमानुसार हम स्पृष्ट कौन है, ईसत स्पृष्ट कौन है, ईसत विवृत कौन है, विवृत कौन है, संवृत कौन है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पृष्ट वर्णों को। एकदम आसान है। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, टच करना। अब यह स्पर्श जो होता है कैसा होगा, पूर्ण रूप से स्पर्श होगा। कैसा होगा, पूर्ण रूप से स्पर्श करना ही क्या है, स्पृष्ट है। तो अब देखिए जब वर्ण अपने उच्चारण स्थान को उच्चारण करते समय पूर्ण रूप से स्पर्श कर रहे हों तो उन्हीं को स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। तो इसका इन्होंने परिभाषा दिया स्पृष्ट का, ये कह रहे हैं कि कहा स्पृष्ट का कह रहे हैं कि स्पृष्ट करना अर्थात पूर्ण रूप से स्पर्श करना। तो इसका कहा है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। ये इन्होंने परिभाषा बताया। स्पर्शा नाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, सॉरी बहुवचन का रूप है, रामाणाम बालका नाम, इस तरह से। अर्थात स्पर्श जो वर्ण होते हैं उन स्पर्श वर्णों की स्पृष्ट प्रयत्न संज्ञा होती है। इन्होंने एक सिंपल सी परिभाषा दी कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों की स्पृष्ट प्रयत्न संज्ञा होती है। अब प्रश्न बना यह स्पर्श वर्ण कौन से हैं, फिर उसके लिए इन्होंने लिखा कि कादयो, ये प्रश्न इसका स्पर्श का है कि कादयो मावशानाम स्पर्शाः।
अर्थात कादयो यहाँ, फिर यहाँ म, फिर यहाँ अवसानाम, ये भी षष्ठी बहुवचन हो गया। तो कादयो से हो जाएगा क से लेकर, आदयो है ना, तो क से लेकर, यहाँ फिर म आ गया, म अवसान माने पर्यंत या तक, तो म तक, के षष्ठी है, अवसान हो जाएगा तक, और नाम है षष्ठी है तो के, अर्थात क से लेकर म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। ये है स्पर्श वर्ण की परिभाषा कि कादयो मावसानाम स्पर्शाः, अर्थात कादयो अर्थात क से आदय माने लेकर के, क से लेकर के, म अर्थात म, और अवसान माने समाप्त होना, अंत होना, अर्थात तक, तो म तक, तो क से लेके म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है, और इन्हीं स्पर्श वर्णों की स्पृष्ट प्रयत्न संज्ञा होती है। इस तरह से इन दोनों सूत्रों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं। तो वे वर्ण, पहली बात तो स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, तो आप सिंपल सी बात बताएंगे कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो पूर्ण रूप से अपने उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं उन्हें ही स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, कौन कौन से वर्ण हैं, तो उसके लिए आया स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। फिर हुआ स्पर्श वर्ण कौन से हैं, तब उन्होंने बताया कादयो मावसानाम स्पर्शाः, अर्थात क से लेकर म तक के जितने व्यंजन वर्ण हैं, अर्थात 25 व्यंजन वर्ण हैं, इन 25 व्यंजन वर्णों की ही स्पर्श संज्ञा होती है। और स्पर्श व्यंजनों को अर्थात क से लेकर म तक के वर्णों की स्पृष्ट प्रयत्न होती है। ठीक है, अब क से म तक तो आप जान गए। क वर्ग में क ख ग घ ङ 5 आ जाएंगे, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। तो ये होते हैं पांचों वर्ग। पांचों वर्ग में तो क से लेकर के म, प फ ब भ म, तो यही क से म तक के जो 25 वर्ण हैं, इन्हीं 25 वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। इन्हीं स्पर्श व्यंजन वर्णों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रहेगा पूर्ण रूप से स्पर्श करना। अब हम आगे देख लेते हैं। अभी इसको और अच्छे से हम बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए अच्छे से। तरीका बहुत है, माध्यम बहुत है याद कराने का। हम हर प्रकार से प्रयास करेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। अब आता है दूसरा है ईसत् स्पृष्ट। ईसत् स्पृष्ट, ईसत् का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा सा, और स्पृष्ट माने स्पर्श करना। अब देखिए इसके लिए इन्होंने कहा कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान को स्पर्श तो करते हैं, लेकिन कुछ ही करते हैं, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे स्पृष्ट व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से स्पर्श कर रहे थे, किंतु ईसत् स्पृष्ट व्यंजन वर्ण थोड़ा सा ही स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनकी संज्ञा ही दी गई ईसत् स्पृष्ट। हर एक संज्ञा का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे इसमें कहा स्पृष्ट, इसमें ये नहीं कहा ईसत्, इसमें क्या कहा स्पृष्ट माने पूर्ण रूप से स्पर्श करे, लेकिन जब यहाँ आते हैं कह देते नहीं ईसत् स्पृष्ट, जो कम स्पर्श करे। ठीक है, तो जो अपने उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, ईसत् स्पृष्ट कहेंगे। इसके लिए उन्होंने संस्कृत में लिखा कि ईसत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात ईसत् स्पृष्टम, ऐसे करनी अंतस्थानाम, षष्ठी फिर बहुवचन आ गया, अर्थात अंतस्थ वर्णों की ईसत् स्पृष्ट संज्ञा होती है। ये भी षष्ठी बहुवचन है। हर जगह षष्ठी आएगा तभी अर्थ क्लियर हो पाएगा ना, कि अंतस्थ वर्णों की ईसत् स्पृष्ट प्रयत्न संज्ञा होती है। ये भी परिभाषा एकदम क्लियर है। अब फिर प्रश्न बनता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। जैसे उसमें बना था कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं, वैसे ही यहाँ बन गया कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो ये फिर वृत्ति लिखते हैं
यड़ो अंतःस्थाः, ये है। अब इसको अलग करेंगे फिर बन जाएगा यड़ है, यहाँ विसर्ग है, फिर अंतःस्था है, ठीक है। अब देखिए यहाँ यड़ा में जो विसर्ग है इसका उ का ओ, फिर पूर्व रूप संधि, माने दो संधियां होंगी। तो यहाँ एक अथो सूत्र काम करेगा, फिर पूर्व रूप सूत्र काम करेगा। तो दो सूत्रों को मिलकर के यड़ो अंतःस्था संधि में हम बताएंगे। तो पहले यहाँ देख लीजिए, इसने कहा है यड़, अर्थात यण प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, अर्थात य, र, ल और व, ये जो चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण। और इन्हीं अंतःस्थ वर्णों की कौन से अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो ईसत् स्पृष्ट होता है। कहाँ? ईसत् स्पृष्टम, अर्थात जो ईसत् स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न का दूसरा भेद है वो कौन से वर्ण? अंतःस्थानाम, अर्थात अंतःस्थ वर्णों की ईसत् स्पृष्ट संज्ञा होती है। फिर प्रश्न बना अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, तो बताएं यड़ः अंतःस्था, अर्थात यण प्रत्याहार के वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब जो य, व, र, ल, इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो ये अपने अपने उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। जैसे आप एक, आप इसे देख लीजिए एक को ही, तो यह है, यह का उच्चारण स्थान है ताल, इचुए सानाम तालु, ठीक है। अब जैसे च, छ, अब देखेंगे जीवा तालु, वो जो निचला वाला भाग है तालु, उसको कादेश टच कर रहा है, च, छ, ज, झ, य। लेकिन जब यह कहेंगे तो हल्का देखिए जीवा ऊपर उठेगी, यह बहुत हल्का सा वो टच की है लेकिन हल्का ऊपर है, तो यह इस तरह से। जैसे र है, अब जब हम र माने मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ड, जीवा एकदम टच कर रही है मूर्धा को, लेकिन जैसे हम र कहेंगे तो हल्का सा मूर्धा से नीचे और दांत के हल्का से ऊपर बीच में ही रहेगी, तो र, र, लेकिन ट, ठ, जीभ ऊपर जाए टच कर रहे, ट, ठ, ड, ढ, ड, लेकिन र वो नहीं करेगी। आप प्रयास करेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, तो ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो अंतःस्थ वर्ण हैं, इन्हीं अंतःस्थ वर्णों को ईसत् स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा वाला हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पर, ईषत् विवृत पर। तो एक हो गया, दो हो गया, तीसरा है ईषत्, यहाँ संधि हो जाएगी ईषत्, तो एक ही लिख देंगे विवृत। अब ईषत् विवृत की बात आती है, फिर यहाँ हो जाएगा दो पद हैं, एक है ईषत्, ईषत् का अर्थ है कुछ या कम, और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ या खुलना। इसका अर्थ क्या होता है? खुलना या खुला हुआ। अर्थात जब हम इन वर्णों का, अर्थात ईषत् विवृत वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ठीक है। ईषत् इस समय कुछ, और विपरीत माने खुला होना। अर्थात जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारा जो मुख होता है वह थोड़ा सा ही खुला होता है, पूर्ण रूप से खुला हुआ नहीं होता है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया? ईषत् विवृत वर्ण कहा गया। अब ईषत् विवृत के संबंध में उन्होंने कहा ईषत् विवृत, ईषत् विवृतम मुष्माताम, फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप आया, तभी तो अर्थ निकलेगा क्लियर ना। तो कहा उष्माणाम अलग करेंगे तो बन जाएगा ईषत् विवृतम प्लस उष्माणाम, अर्थात उष्म वर्णों की, षष्ठी उष्म वर्णों की ईषत् विवृत संज्ञा होती है। उष्म वर्णों की ईषत् विवृत संज्ञा होती है। ईषत् विवृत कुछ खुला होना, अर्थात जब हम इन उष्म वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारा मुख
थोड़ा सा खुला होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ऊष्म वर्णों की ईषद विपरीत संज्ञा होती है या ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब फिर प्रश्न बना कि यह ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो फिर एक सूत्र आता है शलः ऊष्माणः। शलः ऊष्माणः, ठीक है। शलः ऊष्माणः अर्थात सल प्रत्याहार के वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है और इन्हीं ऊष्म वर्णों की ईषद विपरीत संज्ञा होती है अथवा ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो तीनों शकार आ जाएंगे, श, श, स और ह। इन्हीं चारों वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो श, श, स, तो मुख देखिए हल्का सा थोड़ा सा खुला हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ऊष्म वर्ण हैं इन्हीं ऊष्म वर्णों की ही ईषद विपरीत संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि इन श, श, स और ह के उच्चारण में हमारा मुख थोड़ा सा खुला हुआ होता है, इसीलिए ईषद विपरीत ऊष्म वर्णों को कहा जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ भी दो क्लियर हो गए। इसमें देखिए क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो एकदम इसे पूछ लिया ईषद विपरीत कौन होते हैं, ऑप्शन में आ गया ऊष्म, तो ऊष्माणा माने ऊष्म वर्ण हो गए। ऊष्म वर्ण ऊष्म किसे कहेंगे, तो सलह ऊष्माणः अर्थात सल प्रत्याहार के वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो श, श, स और ये ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। इस तरह से ये आपका तीसरा वाला क्लियर हो गया कि जब हमारा मुख थोड़ा सा खुल रहा हो तो उसे ईषद विपरीत कहेंगे। ईषद विपरीत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म कौन है, तो सल प्रत्याहार के वर्ण को ऊष्म कहते हैं। ये हो गया आपका तीसरा। अब चौथे पे हम आते हैं, इसको देखिए आसान है, एकदम आसान है। आप प्रयास करेंगे तो आराम से इसको कर ले जाएंगे। अब देखिए विपरीत की बात आती है। अब विपरीत वर्ण कौन कौन से हैं, तो विपरीत का अर्थ क्या हो गया, खुलना या खुला हुआ। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करें और हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला हुआ हो तो उसको क्या, उन वर्णों को क्या कहेंगे, विपरीत वर्ण कहेंगे, या उसको क्या प्रयत्न में क्या कहेंगे, विपरीत प्रयत्न कह देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो विपरीत है इसका अर्थ यह हुआ कि जब वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला हुआ हो तो उसको ही विपरीत प्रयत्न कहते हैं। विपरीत प्रयत्न के संबंध में ये लिखते हैं कि विपरीतम स्वराणाम, विपरीतम स्वराणाम, फिर षष्ठी बहुवचन, हर जगह ये रहेगा, अर्थात स्वर वर्णों की विपरीत प्रयत्न संज्ञा होती है, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि विपरीत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप पूरा बता देंगे स्वर वर्ण। फिर प्रश्न हुआ कि यह स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो फिर ये लिखते हैं अचः स्वराः, अर्थात अच वर्णों को ही स्वर वर्ण कहते हैं। अच माने अच प्रत्याहार, ये से लेके 4 सूत्र तक, अर्थात 9 स्वर। तो इन्होंने कहा कि जो अच प्रत्याहार के वर्ण हैं उनको स्वर वर्ण कहते हैं और इन्हीं स्वर वर्णों की विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न संज्ञा होती है, या इसी को विपरीत संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से आप विपरीत वाला को आराम से बता सकते हैं कि विपरीत वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक हो गया ना। अब अंतिम में आता है संवृत। अब इसके विषय में देखते हैं, ये 4 हो गए। अंतिम आपका है संवृत। संवृत ही महत्वपूर्ण है और संवृत के ही संबंध में भट्टोजी दीक्षित और वरद राजाचार्य के मतों में भेद पाया जाता है। इसीलिए जो भट्टोजी दीक्षित हैं वह 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं, वो संवृत को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि जो अ है वह जब विपरीत में उसकी गणना हो गई तो अलग से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भट्टोजी दीक्षित कह देते हैं कि नहीं,
समृद्ध ये अलग से कोई प्रयत्न नहीं है। तो अगर आपसे पार्टिकुलर उनका नाम लेकर के पूछे कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के, तभी आप बताएंगे 4 प्रकार से। अन्यथा यदि सिंपल पूछ रहा तो आप बता देंगे अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो अंतिम है समृद्ध। अब समृद्ध के लिए देखिए, समृद्ध का अर्थ होता है संकुचित, अर्थात जब हम इस समृद्ध वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण करने में थोड़ा संकुचित कर देते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, पूर्ण रूप से उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, समृद्ध वर्ण कहा गया। समृद्ध वर्ण के लिए इन्होंने लिखा कि ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोगे समृद्धम कहा। अब इसको यहाँ देखिए दीर्घ संधि है यहाँ पे, तो हो जाएगा ह्रस्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, फिर बन जाएगा अकारस्य, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्थात ह्रस्व अकार का कब, प्रयोगी, प्रयोग की अवस्था में। प्रयोग मतलब जब वाक्य हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, या उच्चारण के समय, उच्चारण भी आप लिख सकते हैं, उच्चारण के समय या वाक्य प्रयोग के समय, ठीक है। तो ह्रस्व आकार का जब हम उच्चारण करते हैं अथवा वाक्य प्रयोग हम करते हैं तो इस ह्रस्व अ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न हो जाता है। तो इस कब, जब हम उच्चारण के समय अथवा वाक्य प्रयोग के समय ह्रस्व अ का प्रयोग करेंगे तो इस ह्रस्व अ की कौन सी संज्ञा होगी, समृद्ध संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने लिखा ये होगा। अब जैसे एक विवृत का इन्होंने परिभाषा दिया कि अब मतलब इसी में है कि जो ये ह्रस्व अ है, प्रक्रिया दशायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये, रमायाम लतायाम वैसे दशा स्त्रीलिंग है ना, तो दशायाम, तो प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, विवृतम एव कह रहे हैं कि प्रक्रिया की दशा में तो यह जो ह्रस्व अ है, जिस ह्रस्व अ की आप बात कर रहे हैं वह प्रक्रिया की दशा में, प्रक्रिया माने संधि अवस्था में, संधि का एक दूसरा नाम है प्रक्रिया, आप जानते होंगे। संधि अगर कोई पूछे कि संधि का अपर नाम क्या है तो आप जरूर बताइएगा कि प्रक्रिया अवस्था या संधि अवस्था, ठीक है। तो प्रक्रिया दशा में अथवा संधि की दशा में तो ह्रस्व अ विवृत ही है, विवृतम एव, विवृत ही है, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जो यह ह्रस्व अ है, जब हम इसको संधि अवस्था में कर रहे होते हैं, प्रक्रिया अवस्था में कर रहे होते हैं, तब तो इस ह्रस्व अ की विवृत संज्ञा होती है, किंतु जब इसी ह्रस्व अ का हम उच्चारण कर रहे होते हैं अथवा वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं तब इसी ह्रस्व अ की समृद्ध संज्ञा हो जाती है। मतलब ये निकला कि ह्रस्व अ की दो संज्ञा हैं, एक तो विपरीत संज्ञा है और एक कौन सी है, समृद्ध संज्ञा है। विपरीत संज्ञा किस कंडीशन में है अथवा समृद्ध संज्ञा किस कंडीशन में है, इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि जब हम ह्रस्व अ का प्रयोग संधि के कार्य में कर रहे होते हैं तो संधि की अवस्था में या प्रक्रिया, संधि को प्रक्रिया कहते हैं, तो प्रक्रिया की दशा में अथवा संधि की दशा में उस ह्रस्व अ की विवृतम एव, अर्थात विवृतम एव लिखा ना कि विवृत संज्ञा होती है, किंतु जब हम ह्रस्व अ का उच्चारण कर रहे होते हैं अथवा वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं, मतलब वही संधि के बाद की प्रक्रिया ना, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं अथवा उच्चारण कर रहे हैं, तब उस ह्रस्व अ की समृद्ध संज्ञा होती है। जैसे में आप समझो संधि वाला देखिए, जैसे लिखा है कह प्लस अपि,
अब यहाँ अतोर और अपलुता दपलुते लगा करके गुण संधि करेंगे तो बन जाएगा को और प्लस अपी। अब यहाँ जो ये अ है इसकी अगर इसकी संज्ञा पूछे तो आप विवृत बताएंगे। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ यहाँ लिख देते हैं हम। जैसे है कि कह प्लस अपी। अब कह में विसर्ग है, यहाँ अ है, यूं अ है तो अतोर और अपलुता दपलुते सूत्र से उ, और फिर यहाँ गुण कर दें बन जाएगा को, और फिर बन जाएगा अपी। अब यह जो अ है अगर इसकी आपसे पूछे कौन सा प्रयत्न है तो आप बताएंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न का विवृत वाला है, अर्थात यह विवृत है, विवृतम या विवृत। ठीक है, देखो यहाँ संधि की क्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया अवस्था यहाँ हो रही है, संधि कार्य हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपसे संधि की स्थिति में हर्ष अ के बारे में पूछे तो आप बताएंगे विवृत। किंतु जब संधि कार्य हो जाता है तो ये बन जाएगा कोपी। क्या बन जाएगा? कोपी। तो यह जो खंडाकार या अवग्रह चिन्ह आप देख रहे हैं, इस अवग्रह चिन्ह को ही हम क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। हम कोपी बोलते हैं, हम अगर इस कोपी का उच्चारण अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा को, आप को भी पढ़िए, आपको अपी पढ़िए, दोनों में अंतर है। देखिए कोपी को अपी, हम अ यहाँ बोल दे रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं नहीं आप मेरी बात? तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि कोपी को अपी, ये अगर ये कंडीशन है तब तो संध्याक्षर वाली स्थिति आ गई, संधि वाली, तो यहाँ पर ये अ क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। लेकिन जब इस अवग्रह के रूप में आप अ को देखेंगे, इसको क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। तो पूर्णतः इतना आप क्लियर कर लीजिए कि जब ह्रस्व अ संधि होने के बाद उसका अवग्रह रूप हो गया हो तो अवग्रह वाले ह्रस्व अ को हम क्या कहेंगे? संवृत। और जब वह अलग रूप में होगा, संधि के पहले वाली प्रक्रिया में होगा, तब उसको हम क्या कह देंगे? विपरीत कह देंगे। ठीक ना? क्योंकि पहले कह दिया गया है कि विपरीत स्वराणाम, स्वर वर्णों में विपरीत होता है, तो वहां विपरीत की बात हो ही गई थी। लेकिन यहाँ पर वरदराज जी कहते हैं नहीं, अगर वह अवग्रह के रूप में है तो हम इस अवग्रह को संवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। लेकिन जब ऐसे कंडीशन में हो, संधि की स्थिति में हो, प्रक्रिया की स्थिति में हो, तब इसी अ की क्या हो जाती है? विपरीत संज्ञा। ये बहुत पूछता है, तो आपसे इतना ही देगा कि प्रक्रिया दशायाम ह्रस्व वर्णस्य किम संज्ञा, तो आप कह संज्ञा कौन सी संज्ञा होती, तो आप बता देंगे कि विवृतम। किंतु उच्चारणावस्था में, प्रयोग अवस्था में, प्रयोग दशायाम अगर ऐसे कह रहा है तब बता देंगे संवृतम। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये आप तो यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि ह्रस्व अ की दो संज्ञाएं हैं, एक तो विवृत है, एक संवृत है। लेकिन विवृत कब है? जब वो संधि के कार्य में लगा होता है। किंतु जब संधि होने के पश्चात वह अवग्रह की अवस्था में आ जाता है, तब उसको क्या कह देते हैं? हम संवृत कह देते हैं। बात क्लियर ना? देखिए अवग्रह को अवग्रह इसलिए कहा गया, इस तरह से बनता है, इसको अवग्रह, अवग्रह, या इसको कहते हैं खंडाकार, खंडाकार भी कहते हैं। देखिए खंडाकार में दीर्घ संधि है, खंड प्लस आकार ये बनता है, खंड प्लस आकार। आकार माने होता है टुकड़ा, अरे सॉरी, खंड माने टुकड़ा, आकार माने अ का टुकड़ा ही क्या होता है? अवग्रह होता है। देखिए जैसे अ है, हम ऐसे लिखे हैं, ये अ है। अब इसी को अगर हमें ये जैसे ये ऐसे है, ठीक ना, और फिर ये नीचे वाला है, इसको हम मान लीजिए ऐसे इधर से घुमा दिए, तो यही है, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया। तो माने कि इस अ का खंड टुकड़ा ही एक अवग्रह है, इसलिए अवग्रह का नाम खंडाकार बन गया।
अब अवग्रह इसलिए कहें, देखिए अवग्रह मतलब टूटा हुआ। अवग्रह का अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ। मतलब ये हुआ कि इस अवग्रह के ऊपर देखिए कोई भी लाइन नहीं होती है। मतलब ये वाला, जैसे कि ये ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो जाएगा तब तो ये ड बन जाएगा, तो ये नहीं है अवग्रह, ये टूटा हुआ, मानो कि अपनी पाई से टूट गया है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया ना कि समृद्ध क्यों है, विपरीत क्यों है। अब हम ये अवग्रह क्यों कहते हैं इसको बता रहे थे, इसको देख लीजिए अवग्रह क्यों कहा गया। अक्सर ये अवग्रह शब्द आता है, तो देखिए जैसे अवग्रह का अर्थ हुआ टूटा हुआ। टूटा हुआ, अब टूटा हुआ कैसे है? जैसे माने हमने लिखा कॉपी, कॉपी, हम पाई खींचते हैं, हम पाई ऊपर पूरी बड़ी लाइन खींचते हैं, लेकिन इस अवग्रह के ऊपर देखिए इस तरह से नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ड हो जाता, ये नहीं है, इसी बीच में लटक गया है। देखिए ये ऐसे है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी पाई से टूट के अलग हो गया है। ये जो ऊपर वाली बड़ी लाइन है इसे टूट के अलग हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अवग्रह कहा गया। और खंडाकार इसलिए कहा गया क्यों? क्योंकि यह अ का टूटा हुआ रूप है, खंडित रूप है, इसलिए इसको अवग्रह कहा गया। तो बात क्लियर यहाँ तक हो गई। तो इस तरह से हम इसमें पूरा जो स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, ईषद विपरीत है, विपरीत है, समृद्ध है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं आप समझ पाए हैं, कोई दिक्कत आपको है, तो जरूर आप कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये चीज़ हमारा नहीं क्लियर हो पाया है। एक बार झटके में हम वैसे ही बता देते हैं। स्पृष्ट माने कौन देखिए मतलब कोई स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न संज्ञा होती है। ईषद विपरीत मतलब यण प्रत्याहारों की होती है। ईषद विपरीत माने श प्रत्याहार हो जाएगा, विपरीत माने स्वर वर्ण हो जाएंगे, और सवृत माने ह्रस्व अ उच्चारण या प्रयोग अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको जरूर देखिए, नोट्स बनाइए, अपने किताबों में लिखते रहिए, कापी में लिखते रहिए। और कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट्स में लिख करके भेजा करिए। अच्छा आपको लगता हो तो अपने जो सहपाठी हैं, कक्षा 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 जो भी हैं, या अन्य कोई भी आपके बड़े भाई बंधु हैं, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए हमारे इस चैनल को। इसका नाम है आशुतोष माहेश्वर गंगा। नमः माहेश्वराय।